नाज़रीन, यमन ने एक बार फिर बारिश कर दी है अमेरिका और इजराइल दोनों पर। यमन जो है वो वक्त की दो बड़ी जो सुपर पावर्स हैं उनके ऊपर यलगार कर चुका है और दोनों से एक ही वक्त के अंदर टकरा गया है। नाज़रीन, दुनिया जिनके नाम से कांपती है, अमेरिका और इजराइल, इन जैसी पावर से जो दुनिया कांपती है, वो अब यमन से इस वक्त घबराए बैठे हैं क्योंकि यमन उनके काबू में नहीं आ रहा है। यमन उनके कंट्रोल से मुकम्मल बाहर है और यमन वक्त के साथ साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा लीथल और ज्यादा तबाहकुन जो है वो होता चला जा रहा है। यमन ने एक बार फिर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया है। यह चौथा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मिडिल ईस्ट में लाया गया है और यमनी हमलों का निशाना बन रहा है। चौथा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी नेवी अगर किसी को कहा जाता है तो वो अमेरिकी नेवी है। दुनिया में ब्लू वाटर जो नेवी है वो एक ही एग्जिस्ट करती है और वो अमेरिका के पास है। ब्लू वाटर नेवी उसको कहते हैं कि जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऑपरेशन कर सके, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अमेरिका के पास है। इससे पहले वो बर्तानिया के पास थी। अब चीन भी ये ब्लू वाटर नेवी बना रहा है लेकिन अभी तक बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। अमेरिका के पास है। उस अमेरिका की मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है उसका चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी के अंदर यमनी हमलों का निशाना बन रहा है। 7 तल अवीव, 7 बेन गुरियन एयरपोर्ट, ये सारे हिट हुए। फिर यरूशलेम के पास पार स्टेशन जो इजरायली हैं उनको हिट किया गया। बड़े वाइड रेंज के अंदर इसराइल के अंदर हमले हुए हैं। यानी पहले यमन जो है वो सिर्फ तल अवीव को निशाना बनाता था लेकिन अब इसराइल के अंदर उसके जो टारगेट्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं इस वक्त। और साइरन्स बजे और इसराइल में शदीद पैनिक जो है वो देखा गया। इसराइल की जो तमाम बड़ी बेसिस हैं वो हाई अलर्ट हो गई। वहां पर जो है वो साइरन्स बजे। बीच जो तल अवीव का एरिया है, सबसे ज्यादा आबादी जहां पर मौजूद है, वहां पर साइरन्स बजे। पैनिक कितना था कि ट्रैफिक वाकयात इसमें रिपोर्ट हुए हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं कि साइरन्स बज रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, तो ट्रैफिक के वाकयात भी हुए हैं कि गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। फिर पैदल चलते हुए जो इजरायली सेटलर्स भाग रहे थे शेल्टर्स की तरफ, उनकी इंजरीज भी रिपोर्ट हो रही हैं। पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है इस वक्त अमेरिका की, जो बीच रेड सी में यमनी मिसाइलों का इस वक्त निशाना बन रहा है और इजराइल की इस यूजलेस वॉर के लिए, जो कि असल में जेनोसाइड है, एक कॉस्टली जंग को अपने गले में इस वक्त अमेरिका बाइडेन इंतजामिया डाल चुकी है, जिसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि बाइडेन के इर्द गिर्द जो लोग हैं वही अमेरिका व्हाइट हाउस को चला रहे थे और अभी भी चला रहे हैं और वो फैसले जो कर रहे हैं वो अमेरिका के मफाद में नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जंग अमेरिका को पहले दिन से सूट नहीं करती थी। अगर 7 अक्टूबर से आज तक का जायजा लगाया जाए तो इसमें देखा जाएगा कि अमेरिका का डिक्लाइन ही हुआ है, इजराइल का डिक्लाइन ही हुआ है। दोनों पावरफुल नहीं हुए हैं, बल्कि हर एक महाज के ऊपर अमेरिका की अगर आप देखें कि सॉफ्ट पावर किस तरह से डैमेज हुई है। एक जो सुपर पावर होती है उसकी सॉफ्ट पावर बहुत मैटर करती है। मिसाल के तौर पे एक हार्ड पावर होती है जो मिलिट्री की पावर होती है, लेकिन जो सॉफ्ट पावर है उनका लिटरेचर, उनकी फिल्में, उनका कल्चर और उनके सारी वैल्यूज, ये सारा सॉफ्ट पावर में आता है। और इस सॉफ्ट पावर को कायम करने के लिए बहुत पैसा और बहुत वसाइल और बहुत साल खर्च किए जाते हैं। अभी आप देखें ना, आपका रुझान क्या रशियन और चाइनीज कल्चर की तरफ है या अमेरिकन कल्चर की तरफ है? हालांकि अमेरिकन ने सब ज्यादा इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जंगें छड़ी हैं, सब ज्यादा तबाही मचाई है, लेकिन फिर भी आप किस कल्चर की तरफ ज्यादा आपका रुझान है? आप कौन से कपड़े पहनते हैं? हम सब मिलकर कौन से कपड़े पहनते हैं? उनके कपड़े पहनते हैं ना, उनकी तरफ हमारा झुकाव है हर तरह से। तो ये कहां से आई हैं चीजें? ये उस सॉफ्ट पावर का नतीजा है। उनकी यूनिवर्सिटीज, उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज, उनके सारे नजरियात वो हम बाय करते हैं। तो ये सॉफ्ट पावर है जिसमें वो कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के गार्डियन हैं। जो यहाँ रेड सी में क्या ऑपरेशन हुआ था, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, जो रेड सी में ऑपरेशन आगाज हुआ था, इसका नाम भी उन्होंने ऐसे ही कुछ रखा था, गार्डियन ऑफ द प्लेनेट, और इस तरह का कुछ नाम था। मतलब वो कहते हैं हम गार्डियन हैं, हम प्लेनेट के सारे जो है ना सरबराह हैं, ह्यूमन राइट्स के हम चैंपियन हैं। अब देखें वो सारी सॉफ्ट पावर जो है ना वो यहाँ पर डैमेज हुई है और हार्ड पावर भी बीचों बीच रेड सी में चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो निशाना बन रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गजा से मुसलसल चौथा दिन है कि रॉकेट्स फायर हो रहे हैं और गजा के ये रॉकेट्स दुनिया को बता रहे हैं कि दे आर नॉट फॉलन येट। हमास को क्रश करने का इजराइल इरादा रखता है, लेकिन वो हमास को क्रश नहीं कर सका है। उनकी कैलकुलेशन बहुत 1-2 माह की थी, लेकिन आज 16 माह ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन हमास वहां पर मौजूद है और चौथे दिन से मुसलसल रॉकेट्स भी फायर कर रही है। और आज चूंकि न्यू ईयर नाइट है, तो पिछली न्यू ईयर नाइट के ऊपर अटैक हुआ था तल अवीव के ऊपर, तो आज भी मुमकिन है कि जब ये पटाखे छोड़ने लगे, ये फायरवर्क्स करने लगे, तो वहां से मिसाइल आ जाए। ये आज पूरी तरह से इजराइल हाई अलर्ट है। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आगाज हम यमन से करते हैं।
नाज़रीन, यमन के ऊपर इजराइल ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया, लेकिन वो इजलास है वो उल्टा पड़ा और चीन और रूस ने जबरदस्त करके रख दिया। इजराइल अमेरिका का जो हमला है यमन के ऊपर, उसको एग्रेशन कहा, उसको एग्रेशन डिक्लेयर किया और कहा कि ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, और साथ दोनों ने फलस्तीनी रियासत बनाने का मुतालबा कर दिया। तो वो जो इजलास है वो पूरी तरह से इनको उल्टा पड़ गया, और इजलास के खत्म होने के बाद विद इन और यमन ने अटैक कर दिया। यानी ये भी बड़ा अजब मामला हुआ है। इजलास हुआ, इजलास के खत्म होने के बाद जो है वो यमन ने अटैक कर दिया। यानी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो यमन के खिलाफ हुआ, ठीक है, यमन के खिलाफ बुलाया इजराइल और अमेरिका ने, और इजलास के खत्म होते ही विद इन और जो है वो यमन ने फिर अटैक कर दिया। अलबत्ता इसका आगाज अमेरिका बरतानिया ने जरूर किया। अमेरिका और बरतानिया ने नाज़रीन एयर स्ट्राइक्स की हैं हुदैदा और दीगर इलाकों के ऊपर, जिस तरह से वो करते रहते हैं। इन एयर स्ट्राइक के चंद मिनट्स के बाद यमन ने अटैक कर दिया। ना सिर्फ अमेरिका के ऊपर किया बल्कि इजराइल के ऊपर भी अटैक किया। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह देखी गई है, जिसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कि जहां पर स्ट्राइक्स हुई थी उस एरिया से रॉकेट्स फायर हुए। अब ये एक पैटर्न है रेजिस्टेंस का जो आपको नजर आएगा, वो गजा में भी नजर आएगा, वो लेबनान में भी नजर आएगा, और वो यमन में भी आपको नजर आएगा। ये एक जेस्चर होता है कि जहां पर वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं वो उसी एरिया से रॉकेट्स और मिसाइल फायर करते हैं। वो चाहें तो किसी और एरिया से भी फायर कर सकते हैं, लेकिन उसी एरिया से रॉकेट्स और मिसाइल फायर करने का मतलब ये होता है, वो दुनिया को बताना होता है, इन ताकतों को बताना होता है कि ये तुम्हारी स्ट्राइक्स हमें क्रश नहीं कर सकती, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, हम उसी एरिया से दोबारा, उसी मलबे से दोबारा रॉकेट फायर कर रहे हैं। तो ये एक पूरा एक पैटर्न है, एक सिंबॉलिकली सारी चीजें मैटर करती हैं। तो यमन ने जनाब उस सेम एरिया से रॉकेट जो है वो फायर किए, और यमन ने कहा कि अमेरिका एक और हमले की तैयारी कर रहा था और हमने उनका हमला फिर दोबारा से नाकाम बनाया। मतलब आप देखें ना कि यमन कह रहा है कि हमने अमेरिकी हमला दोबारा जो होने वाला था उसको नाकाम बनाया। और ये बात ठीक है कि अमेरिका का दोबारा हमला नहीं हुआ, लेकिन यहां तक तो मामला पहुंच चुका है कि हूतीज अब इस काबिल हैं कि वो अगर अमेरिका हमला करना चाहे तो उनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो दुनिया में मतलब अमेरिका के पास है, या इजराइल करता है, या रशिया, चाइना, फ्रांस, बरतानिया बड़ी पावर्स करती हैं, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अब हूतीज कर रहे हैं। बड़ी बात, जरा 4-5 हेडलाइंस देखिए। यमनी आर्म्ड फोर्सेस से कैरिड आउट 2 टॉप टियर ऑपरेशंस टारगेटेड यूएस। ये अमेरिका के सदर हैं हैरी ट्रूमैन, और उनके नाम के ऊपर ये एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है। एंड यमनी नेवल फोर्सेस एंड मिसाइल फोर्सेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। बहुत सारे मिसाइल और बहुत सारे ड्रोन्स दागे। अब जरा ये हेडलाइन देखिए, यमनी मिसाइल्स अटैक लॉन्च फ्रॉम द सेम एरिया टारगेटेड बाय यूएस स्ट्राइक्स। इंपॉर्टेंट चीज है ना, दुनिया में हेडलाइंस लग रही। अमेरिका से बड़ी कोई पावर तो नहीं है। अमेरिका ने जिस एरिया में स्ट्राइक किया उसी एरिया से मिसाइल आए हैं। वो चाहते तो कहीं और से भी आ सकते थे, लेकिन ये हेडलाइन दुनिया भर में लग रही हैं। ये लगवाना मकसूद है, जेस्चर देना मकसूद है कि जहां पर स्ट्राइक हुई है वहीं पर हम अभी भी मौजूद हैं। फिर वो कह रहे हैं सायरन्स साउंड अक्रॉस द सेंट्रल इजराइल फॉलोइंग मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन। ये लाइन देखिए, मिनट्स आफ्टर द रिपोर्ट्स ऑफ यूएस यूके अटैक इन हुदैदा। सिर्फ चंद मिनट के बाद, ये बड़ी गैर मामूली बात, चंद मिनट के बाद अमेरिका और बरतानिया के हमले के बाद उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी अटैक किया और इजराइल के ऊपर भी अटैक किया। बरतानिया के ऊपर इसलिए नहीं अटैक होता कि बरतानिया की शायद जंगी बेड़े यहां नहीं है, वो कहां है पता नहीं, लेकिन यहां पर तो नहीं है, वगरना वो भी निशाना बनते। तो चूंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर खड़ा है, चौथा अब ये लाया गया है, इसको जो है वो उन्होंने निशाना बनाया। और इसमें एक बात जहन में रखें, ये चीन और रूस पूरी तरह से यहां पर इन्वॉल्व हैं, और अमेरिका अपना बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर कर रहा है। अमेरिका जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को चीन और रूस के सामने एक्सपोज कर रहा है। अब आप जरा देखें, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये दुनिया में चंद मुल्कों के पास है, चंद मुल्कों के पास है सिर्फ दुनिया में। ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करना, इसको मेंटेन रखना, इसको चलाना, और फिर ये एक्यूरेसी हासिल करना, ये मतलब कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। ये सिर्फ दुनिया की चंद पावर्स ही कर सकती हैं। अब जरा मिडिल ईस्ट में देखिए कितनों के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल, और इतनी एक्यूरेसी के साथ हिट करना, 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के अंदर जाकर हिट करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो मुझे बताइए, यमन, आपको क्या लगता है कि उसने ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए हैं? क्या यमन ये टेक्नोलॉजी बना सकता है? और इतनी महंगी टेक्नोलॉजी वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? और इतने दिनों से वो ये मिसाइल चलाते चले जा रहे हैं, पीछे पता नहीं उनके पास ये कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये कौन दे रहा है उनको? ये ईरान, चाइना, रशिया, ये पूरी तरह से यहां रेजिस्टेंस की मदद कर रहे हैं। उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो देखें, चीन के बारे में हम पहले भी आपको कुछ बता चुके हैं, थोड़ी बहुत बातें, कि चीन तैयारी कर रहा है अमेरिका के साथ जंग की। चीन को पता है कि एक ना एक दिन ये होना है,
और चीन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के जो वेपन्स हैं, उनके मुताबिक अपने वेपन बना रहा है, यानी एंटी वेपन बना रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो चीन का फोकस है वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। दुनिया की नेवी का, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, सबसे बड़ा हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा उनके पास है। तो इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कैसे निशाना बनाना है, चीन सुबह शाम रिसर्च कर रहा है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। मॉक एक्सरसाइजेस होती हैं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को क्या मिसाइलों से निशाना बनाया जाएगा, क्या सबमरीन के साथ जाकर हिट किया जाएगा, क्या न्यूक्लियर मिसाइल जाएगी, कैसे हिट होगा, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो एयर डिफेंस है वो कैसे काम करता है, क्योंकि इसको 6 कम से कम जो वॉरशिप्स हैं वो भी घेरे होते हैं। फिर इसको ट्रैक डाउन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ये इस तरह घूमता है खुले समुद्रों में, ये कहां पर खड़ा है ये ट्रैक भी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो सारी टेक्नोलॉजी इस वक्त, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो चीन के पास जा रही है, रशिया के पास जा रही है। जो जो यमन अटैक करता है, मुझे बताइए, क्या भाई चीन तो मॉक एक्सरसाइजेस कर रहा है ना, कि अच्छा ऐसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर शायद काम करता है, उसका एयर डिफेंस ऐसे काम करता है, वो तो मॉक एक्सरसाइज कर रहा है। यहां पर तो रियल वॉर छिड़ी हुई है। इससे ज्यादा अच्छा मौका चीन के लिए क्या हो सकता है? इस बात को समझिए कि चीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में तब ही जान पाएगा एक्चुअली जब वो अटैक करेगा एयरक्राफ्ट के ऊपर। इससे पहले तो उसके अंदाजे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, वो मुख्तलिफ सिनेरियोस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां रेड सी से चीन को क्या फायदा हो रहा है कि एक रियल एक्टिव वॉर जारी है जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल जाकर हिट कर रहे हैं। तो वो हर अटैक की इंफॉर्मेशन जाती है कि मिसाइल कितने करीब तक जा सका, कहां किसने कैसे रोका, ये सारी इंफॉर्मेशन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के एयर डिफेंस की ये चीन के पास जा रही है। और फिर वो क्या करेंगे, इसके मुताबिक अपने वेपन्स को अपग्रेड करेंगे, नए बनाएंगे। तो भाई जंगों में तो सबसे बड़ी बात ही होती है कि आप अपनी वेपन को, आप अपनी टेक्नोलॉजी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। क्या इस वक्त चीन की जो टेक्नोलॉजी है, चीन के जो वेपन्स हैं, क्या वो भी इस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं हमलों के जद के अंदर? क्या उनके ड्रोन्स भी कहीं पर गिर रहे हैं? नहीं गिर रहे हैं ना। अमेरिका का तो F-18 गिरा दिया यमन ने। क्या चीन के जंगी हथियार गिर रहे हैं? अब तो चीन का वो मतलब वो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स ले आए हैं। अब वो मजीद कंफर्मेशन आ रही है कि वो बात बिल्कुल ठीक है, 6th जनरेशन फाइटर जेट्स है वो चीन लेकर आए। तो चीन इतना कुछ तैयार कर रहा है, इतनी सिक्रेसी के साथ काम कर रहा है, इतनी रिसर्च कर रहा है। और चीन किसके मुताबिक रिसर्च कर रहा है? उन्होंने एलियन से नहीं लड़ना है। अच्छा एलियन आएंगे मार्स से तो उनसे हमने कैसे, भाई उनके सामने अमेरिका है, उनको दुनिया में कौन अटैक करेगा चीन के ऊपर? कोई भी नहीं सिवाय अमेरिका के। तो वो अपना एक एक वेपन अमेरिका के मुताबिक बना रहे हैं और मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका इन्वॉल्व है। तो इससे अच्छा मौका चीन के लिए और क्या होगा कि वो अपना सारा कुछ यहीं पर टेस्ट करे, अमेरिका के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जितना जान सकता है जाने। तो इसलिए अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि जो जंग जारी रही है, ये बाइडेन के इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि ये अमेरिका के मफाद में नहीं थी। ठीक है, अमेरिका की ये मफाद में नहीं थी, इसको रोकना ही। अब देखिए स्टेट डिपार्टमेंट के कितने लोग मुस्ताफी हुए, कितनी मूवमेंट चली, किस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो नहीं ये जंग रुकी। तो अब वो पता चल रहा है कि अच्छा ये तो व्हाइट हाउस चलाई कोई और रहा था और अब भी वही चला रहा है। अभी कौन सी ताकतें जो व्हाइट हाउस चला रही हैं? जैसे उन्होंने यूक्रेन को $6 बिलियन मजीद दे दिए, तो ये कौन दिलवा रहा है? भाई सारा इलेक्शन इतने गुस्से के अंदर हुआ है, इस बात के ऊपर हुआ है कि एक पैनी नहीं देनी, और बाइडेन जाते जाते $6 बिलियन दे रहा है। तो वो डीप स्टेट कहीं ना कहीं यहां पर, तो इसलिए इस जंग का सारा बैकलैश आएगा। ये जंग सारी की सारी उनके खिलाफ चल रही है। 7 अक्टूबर से आज इजराइल और अमेरिका दोनों की पोजीशन देखें, क्या वो डिक्लाइन हुई है या राइज हुई है? वो डिक्लाइन हुई है, हर महाज के ऊपर डिक्लाइन हुई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में लिंक है। चीन यहां पर इन्वॉल्व है, वो मदद दे रहा है और रशिया मदद दे रहा है, उनके मिलिट्री एडवाइजर यहां पर मौजूद हैं और मजीद आपको मदद यहां पर नजर आएगी। इसलिए यमन आपको और पावरफुल होता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं कि ये कब तक फिर यमन से लड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसराइल में जो अटैक हुआ है, 100 जंगी हथियार देखें इसराइल ने भेजे थे और बड़े तकब्बुर के साथ। एग्जैक्टली ये कितने थे पता नहीं, ये 20 थे, 25 थे, 50 थे, लेकिन इसराइल ने दावा किया जी हमारे 100 थे। चले उनकी, वैसे ये 100 कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये 100 जंगी हथियार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े तकब्बुर के साथ ये अटैक किया और अरबों को और इधर उधर सबको बता दिया कि हूतीस को भूल जाओ। लेकिन उस हमले के बाद ये चौथा हमला है जो यमन ने कर दिया इसराइल के ऊपर, और इसराइल उस हमले के बाद एक भी अटैक नहीं कर सका है, एक भी अटैक नहीं कर सका। अब इधर उधर खत भेज रहा है जी यमन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। तो यमन का ये चौथा अटैक इसराइल के ऊपर, और यहां ह्यूज इंपैक्ट यमन क्रिएट कर रहा है। वो जो मोमेंटम था उसको आगे बढ़ा रहा है, एग्जॉस्टेड सोसाइटी को मजीद एग्जॉस्ट करने का, उस प्रेशर को मजीद बिल्डअप करने का जो एक मोमेंटम है यमन, उसको आगे बढ़ा रहा है।
बेन गोरियन एयरपोर्ट हिट हुआ, फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई, पावर स्टेशन हिट हुए और एक खलबली दरम बरम हो गया पूरा इजराइल। नेविगेशन एट बेन गोरियन एयरपोर्ट हाल्टेड एंड प्लेन्स डाइवर्टेड अवे फ्रॉम इट आफ्टर 2 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम यमन। अब देखना, ये बैलिस्टिक मिसाइल महंगी तरीन टेक्नोलॉजी, वो एक फायर करते हैं, 2 फायर करते हैं, ये इनफ होते हैं। 1-2 मिसाइल ही वो फायर करते हैं एक टारगेट के ऊपर और वो इनफ होते हैं। यहां पर वो सैकड़ों वाला मामला नहीं है। अब याद करें, जब हिजबुल्लाह भी बैलिस्टिक मिसाइल भेजती थी तो वो भी 1-2 ही भेजते थे, वो ज्यादा नहीं भेजते थे, उनके इतने ही आते थे। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, ये कितने उनके पास होंगे? क्या 400 हैं, क्या 600 हैं, क्या 200 हैं, कितने हैं? तो ये 1-2 इनफ होते हैं, इनका इंपैक्ट ही इतना ज्यादा होता है। इसके अलावा नाज़रीन, गुश्तन के अंदर साइरन्स बजे, जो सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया है, पल्मा चीन के अंदर, एशडोद, एशकलोन, अक्रॉस द सेंट्रल इजराइल टू द यरूशलेम, यहां तक सारे एरिया में ये साइरन्स बजे। और यरूशलेम के पास जो उनके पावर स्टेशंस हैं वो भी यमन ने हिट किए हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो यमन सिर्फ और सिर्फ किसको हिट कर रहा था? तल अवीव को हिट कर रहा था। अब वो मतलब पावर स्टेशन को हिट करना शुरू हो गया। अक्रॉस द इजराइल उनके हमले जो हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं और भगदड़ बहुत मची, पैनिक बहुत हुआ, खौफ बहुत, ट्रैफिक वाकयात हुए, गाड़ियां जो है वो आपस में टकरा गई, उसके अंदर इंजरीज हुई हैं, सीरियस इंजरीज हुई हैं जो डेथ में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। ट्रैफिक वाकयात हुए और जो पैदल थे, जैसे इससे पहले भी वाकयात होते हैं कि जब लाखों की तादाद में ये सारे शेल्टर्स की तरफ भागते हैं तो फिर उसमें इंजरीज होती हैं। आप देखें ना, उनके पास उनको एतबार नहीं है कि अच्छा इसमें इजरायली जदीद तरीन एयर डिफेंस है, इसमें अमेरिका का एयर डिफेंस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस तरह शेल्टर्स की तरफ भागते हैं कि इंजरीज होती हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है। अब थर्ड सिस्टम उन्होंने लास्ट टाइम कहा जी हमने अब एक्टिवेट किया है। अब क्या थर्ड सिस्टम ने इसको रोका है, नहीं रोका है, कितने कहां जाकर टकराए हैं, ये मजीद अब रिपोर्ट सामने आएंगी। लेकिन जो इंपैक्ट क्रिएट करना था यमन ने वो कर दिया। यमन का इतना ही काम है कि दरम बरम करके रखना है सब। भाई बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं एक बटन दबाने से, तो मुझे बताइए इससे बड़ा और इंपैक्ट क्या हो सकता है? मिडिल ईस्ट की तारीख में किसके पास ये पावर रही है कि इसराइल के ऊपर वो इस तरह से स्ट्राइक करे और पूरा इसराइल को हिला के रख दे? वहां पर ट्रैफिक वाकयात हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं शेल्टर्स की तरफ, इंजरीज हो रही हैं, हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट के ऊपर हो गए हैं, बसेस हाई अलर्ट के ऊपर हो गई हैं, खलबली मची हुई है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो वो थर्ड सिस्टम आखिरी दीवार है, वो कब तक कायम रहता है, कितना वो रोकता है? अगर थर्ड सिस्टम फेल हो गया तो फिर उसके बाद ये क्या करेंगे? तो हर तरफ से वो सुबकी जो है वो हो रही है। और ये बात ज़हन में रखें, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये ट्रंप भी तो देख रहा है कि भाई इसराइल के 16 महीनों के बाद ये कारकर्दगी है, यमन वहां पर मौजूद है जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बना रहा है और सुबकी हो रही है। और असल देखिए ट्रंप इंतजामिया किसके ऊपर फोकस कर रही है? चाइना के ऊपर फोकस कर रही है। वो यूक्रेन की जंग भी इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं कि फोकस चाइना के ऊपर किया जाए, क्योंकि दुनिया में रशिया, ईरान, इधर उधर इंडिया ये नहीं है जो अमेरिका को रिप्लेस करेंगे। द ओनली कंट्री जो अमेरिकी एम्पायर को चैलेंज कर सकता है दैट इज चाइना। चाइना ही है वो जो रिप्लेस कर सकता है इकोनॉमी में, इनोवेशंस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, हर एक चीज के अंदर। तो इसलिए उनको वो जो अमेरिका के थिंक टैंक्स है वो कह रहे हैं कि भाई चाइना के ऊपर फोकस किया जाए। यहां तुम क्या कर रहे हो? हूती से लड़ रहे हो, हमास से लड़ रहे हो, हिजबुल्लाह से, और वो भी तुमसे संभाली नहीं जा रही, वो भी खत्म नहीं हुए हैं बल्कि वो और स्ट्रांग हो रहे हैं। फोकस चाइना। तो ये ट्रंप भी देख रहा है। अभी आप देखें ना, गजा से चौथा दिन है कि मुसलसल रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, चौथा दिन। तो गजा से ये रॉकेट्स क्यों फायर हो रहे हैं? अब क्यों फायर हो रहे हैं? क्योंकि वो एक मैसेज दे रहे हैं वेस्ट को, ट्रंप को, कि भाई हम तो अपनी जगह पर मौजूद हैं और हम कई महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी, एटलीस्ट 1 साल तो लड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या तुम इस बोझ को बर्दाश्त कर सकोगे? यानी होता है ना कि नेतन्याहू कहे जी 20 दिन और दे दो, तो 20 दिनों वाला मामला नहीं लग रहा है। तो ये जो शिद्दत आई है, गजा से भी रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, इधर यमन से भी, उधर उधर, तो ये ट्रंप को भी एक मैसेज देने की यहां पर वो इसके पीछे एक मकसद है कि ट्रंप कह रहा है कि भाई जंग रोकनी है और नहीं रोक रहा है इधर से नेतन्याहू। जब यह साबित कर दिया जाए कि इजराइल हारा हुआ है, भाई नेतन्याहू क्या ट्रंप को कह रहा है कि हम हार रहे हैं या वेस्ट को वो कह रहा है कि हम हार रहे हैं, तो जब उनके सामने ये शो करवाया जाए, मतलब ज्यादा पार शो की जाए, तो शायद ये जो है वो लीड करे टुवर्ड्स सीज फायर। मतलब 100% तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन एक स्ट्रेटजी होती है। तो फिलहाल ये स्ट्रेटजी यही है। इसके अलावा नाज़रीन, सीरिया से बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने विजिट किया है सीरिया को और सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई। यूएस मुकम्मल उनके हाई ऑफिशियल्स जहां पर आ रहे हैं, एक तरफ उनकी फौज है, दूसरी तरफ हाई ऑफिशियल्स हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेंटागन ने नाज़रीन ये स्टेटमेंट जारी की है। पेंटागन ये कह रहा है कि जो टर्किश बैक्ड फोर्सेस हैं और एसडीएफ है, इनका ट्रूस अभी भी कायम है।
ये आज पेंटागन की स्टेटमेंट आई है। ये मतलब ऑन ग्राउंड तो लड़ाई जारी है। लास्ट टाइम जो पेंटागन बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट की जो थी उनकी स्टेटमेंट के यहां पर सीज फायर हो गया है, ट्रूस हो गया है, तो टर्की ने जवाब में कहा कि नहीं कोई सीज फायर, कोई ट्रूस नहीं हुआ और हमारा इनके साथ कोई ट्रूस होना भी नहीं है। हो सकता है कि स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, ये उन्होंने जवाब दिया। आज पेंटागन कह रहा है नहीं जी ट्रूस है, अभी भी कायम है। मतलब वो जो पहले दिन कायम हुआ था वो कह रहे हैं अभी भी कायम है, जिसको दरमियान में टर्की ने आकर कहा कि कोई ट्रूस नहीं है। और आज भी ऑन ग्राउंड लड़ाई तो जारी है, बल्कि अमेरिका के मजीद असलहा के ट्रक्स और फौज वहां पर आ रही है। बयान वो ये दे रहे हैं कि जी ट्रूस है, तो इसका मतलब किसी को यहां पर ट्रस्ट नहीं है। बयानात भी उनके एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक कह रहा है ट्रूस है, दूसरा कह रहा है नहीं है, ऑन ग्राउंड लड़ाई जारी है, फोर्सेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो एक बड़ी गैर यकीनी और मतलब जिसमें होता है ना किसी को किसी पर एतबार नहीं है कि भाई अगले लम्हे कौन किसको डॉज कर जाए, ये इस तरह का मामला है। इराक के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात हुई है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए।